कौशल्या देवी परेशान हो सारे घर में चक्कर लगा रही थी। बार बार बेचैनी से घड़ी देखती। अरे रात के 11 बज रहे थे और पायल उनकी पोती पार्टी से नहीं लौटी थी अभी तक। अंदर जाकर घर में देखती तो उनका बेटा बहू भरत और विधु अपने कुछ दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लगे थे। खाने पीने के दौर चल रहे थे। किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी जवान बच्ची कब घर आएगी, कहाँ गई है। एक आध बार पहले उसने कुछ टोकना चाहा भी था पर भरत ने उसे चुप करा दिया था, ये कहकर कि अम्मा जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, आप अपनी दकियानूसी बातें ना किया करें। कौशल्या देवी भी क्या करे, जब से उनके पति की मृत्यु हुई बिल्कुल अकेली हो गई थी। बच्चों की आधुनिक दुनिया में खुद को एकदम अनफिट सा पाती। बहुत चाहती कि कोई टोका टाकी ना करूं, पर देखती आंखें जीती मक्खी भी तो नहीं निगल ली जाती। पायल 12 बजे लड़खड़ाते कदमों से घर में घुसी। देखा दादी चौकीदार बनी उसकी राह देख रही है। बुरा सा मुंह बना के वॉशरूम में घुस गई। जब बहुत देर वो निकली ही नहीं, कौशल्या समझ गई उससे कुछ भी कहना बेकार है। 2-4 उल्टे वो भी सुना देगी उन्हें। मन मार के मुंह पर चादर लपेटे वो सोने की कोशिश करने लगी। वक्त वहीं आगे सरकता जा रहा था। कौशल्या देवी ज़्यादातर समय पूजा पाठ में सत्संग में बिताने लगी थी। एक दिन सभी बहुत दिनों बाद डाइनिंग टेबल पर एक साथ इकट्ठे हो खाना खा रहे थे। हंसी खुशी का माहौल था कि अचानक पायल को वोमिटिंग सी महसूस हुई। वो घबरा के भागी वॉश बेसिन तक। भरत पहली बार गुस्सा हुए विधु पर, पता नहीं ये लड़की सारा दिन कहाँ गर्मी में घूमती फिरती है, बदहजमी हो गई है, लगता है किसी डॉक्टर को दिखाओ इसे। विधु ने अपनी दोस्त और फैमिली डॉक्टर रूपा को झट बुला लिया। डॉक्टर रूपा ने उससे शिकायत की, अरे बेटी की शादी कर दी और हमें बुलाया भी नहीं क्या। विधु जैसे आसमान से जमीन पर गिरी। ऐसे क्यों बोल रही हो डॉक्टर, रूपा हंसते हुए बोली। तुम नानी बनने वाली हो। विधु का सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। उसने रूपा से गिड़गिड़ाते हुए कहा, तू मेरी अच्छी सहेली है, प्लीज़ इस बात को सीक्रेट रखना। अभी कोई तरीका बता इससे छुटकारा पाने का। रूपा ने कहा, काफ़ी एडवांस स्टेज है, अबॉर्शन नहीं हो सकता। अब एक ही तरीका है, अब तू इसे लेकर कहीं दूर चली जा, डिलीवरी के बाद आ जाना, तब तक यहाँ कोई भी बहाना बना देना। रूपा ने बताया, उसकी एक जान पहचान की डॉक्टर है जम्मू के एक गाँव में, वहाँ चले जाना, मैं बात कर लेती हूँ उनसे। विधु पर कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसके अलावा कुछ समय के लिए वो बेटी पायल के साथ वहाँ चली गई। घर में सब जान गए थे, घर की इज्जत आबरू बचाने का अब शायद यही विकल्प बचा था। जम्मू के जिस गांव में वो आकर ठहरी थी वो शहर से दूर एक बहुत सुंदर गांव था। चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य मन में अलौकिक शांति प्रदान करता था, पर दोनों की मन स्थिति इस समय ऐसी थी कि बिल्कुल चुपचाप रहती। कई दिन निकल जाते वो आपस में बात भी ना करती, जैसे एक दूसरे से नजरें चुराती। कहाँ पायल इतनी चुलबली और शरारती, और अब जैसे हंसना बोलना सब भूल गई हो। विधु भी बहुत उदास परेशान रहती। रह रह के उन्हें अपनी सास कौशल्या देवी की हिदायतें याद आती और बिना रुके आंसू उनकी आंखों से बहते जाते। मैंने उनका कितना अपमान किया, उन्होंने मुझे लाख समझाया पर मेरे कानों जू ना रेंगी। शायद भगवान मुझे इसी बात की सज़ा दे रहे हैं। उधर पायल भी इस गिल्ट में जी रही थी कि उसने दादी की बात कभी नहीं सुनी। उसे दादी ओल्ड फैशन, पकाऊ और कितनी बोरिंग लगती थी। काश कभी उनकी बात मान लेती तो आज इस मुसीबत में ना फंसती। जब भी उसे अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान आता, गुस्से से उसकी मुठ्ठियाँ भीग जाती। कितना धोखेबाज था वो, इतनी मीठी बातें कर मुझे फंसा लिया और बाद में सांप बच निकला, पाखंडी कहीं का। काश माँ ने कभी मुझे समझाया होता कि जवान होती लड़की को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, किन से मिलना या नहीं मिलना है। कभी भी मुझे रोकती तो आज ये दिन ना देखती। उसे अपनी माँ से नफरत सी होने लगी थी। ऐसे ही करते करते कुछ माह निकल गए और एक दिन उसे लेबर पेन शुरू हो गए। बड़े कष्टों से उसके नॉर्मल डिलीवरी से बेटा पैदा हुआ। बहुत सुंदर प्यारा बच्चा था वो, और एक ख़ास बात, उसके सीधे हाथ में 6 उंगली थी
जो उसे सबसे अलग ही करती थी। नज़र भर के देख भी ना पाई थी वो कि उसकी माँ बच्चे को लेकर वहीं किसी मंदिर की सीढ़ी पर रखाई थी। उसे बिल्कुल मुंह अंधेरे बहुत रोई वो अकेले में, लेकिन मजबूर थी। नहीं जानती थी कि ये रोना अब उसकी किस्मत बनने जा रहा था। अपना दिल का टुकड़ा अनजान जगह छोड़ते हुए उसका दिल फटा जा रहा था, पर वो लाचार थी। कभी कभी हम जिंदगी में इतने मजबूर कैसे हो जाते हैं। कल तक की मस्त बिंदास लड़की रातों रात जैसे बड़ी बूढ़ी हो गई थी, उदास सी, खोई खोई सी, हर वक्त अपने ख्यालों में गुम रहती। अब वो यूँ तो उसने अपनी पढ़ाई फिर शुरू कर दी थी, पर उदासी और उसका साथ अब चोली दामन का सा हो चुका था। ग्रेजुएशन पहले ही कर चुकी थी, अब बीएड कर रही थी। उसके पिता उसकी माँ पर जोर डालते कि अब इसकी शादी जल्दी करवा देते हैं, सब भूल भाल के अपनी गृहस्थी में रम जाएगी। अच्छा लड़का मिलता भी कहाँ है जल्दी। फिर जल्दी एक सुयोग लड़के के मिलते पायल के हाथ पीले कर दिए गए। वो लगभग बिना विरोध किए एक कठपुतली सी बन के रह गई थी। ससुराल में बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। वहाँ भरत और विधु ने जी खोल कर पैसा लगाया था। कुछ तो था भी उन पर, और कुछ इस बात से कि इस पैसे की चकाचौंध में वो लोग उनकी बेटी को कुछ ना कह सके। अगर कभी कुछ जान भी ले तो पायल हर समय डरी सहमी सी रहती, और सब समझते कि लड़की बड़ी शालीन संस्कारी है। पैसे का घमंड तो बिल्कुल छू के भी नहीं गया उसे। पायल की शादी को काफ़ी समय हो चला था, पर वो समान ना हो पाती। उसके मन में हर पल अपने किए गलत काम का एहसास रहता, और वो डरी डरी सी रहती। उसकी जेठानियाँ, ननंद, देवर उससे मजाक करते, हंसी ठिठोली करती, पर वो फीकी सी मुस्कुराहट से ही उनसे बात करती। एक दिन उसकी जेठानी ने उसके पति को घेर लिया। क्यों देवर जी, हमारी देवरानी को कहीं घुमाने नहीं ले जाते आप? देखिए कितनी बोर होती रहती है। वो सुनील उसके पति हंसते हुए बोले, अरे आप ही समझाओ अपनी देवरानी को, ये जहाँ हुक्म करेंगी बंदा जाने को तैयार है। आप शायद हनीमून पर भी तो नहीं गए हैं अभी तक। चलिए इस बार पहले जम्मू वैष्णो माँ के दर्शन करने जाइए, फिर श्रीनगर। उनकी भाभी ने कहा। जम्मू का नाम सुनते ही पायल डर से पीली पड़ गई। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, वो बौखलाई सी बोल पड़ी। उसका इस तरह रिएक्ट करना बड़ा अजीब था सबके लिए। पायल अब ज़्यादा असहज रहने लगी थी। कभी कभी सुनील को शक होता उस पर कि ये मुझसे शादी तो करना चाहती थी या इस पर दबाव डाला गया था। एक दिन सीधे उन्होंने पायल से ही पूछ लिया, सच बताओ पायल, तुम किसी और को चाहती थी ना? पायल घबरा गई। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई? नहीं, तुम खुश नहीं लगती हो ना, इसलिए बस। वो भी कुछ गंभीर स्वर में बोले। पायल ज़बरदस्ती मुस्कुराने का प्रयास करने लगी। गलत कहाँ कह रहे थे वो? अपना स्वाभाविक व्यवहार कहाँ कर पा रही थी वो? अब तो पायल की सास को भी उससे शिकायतें होने लगी थी। यदा कदा कब दादी बनाओगी? हमें शुरू में पूछे गए ये प्रश्न हंसी मजाक से कब के तानों में बदल चुके थे। सुनील और पायल के सारे टेस्ट नॉर्मल थे, पर भगवान पायल की गोद ही नहीं भर रहे थे। धीरे धीरे घर में लेडीज़ ने कानाफूसी शुरू कर दी। बाँझ है ये तो, उसके कानों में नस्तर बन चुपते ये सब। मन करता चीख चीख के सबको बता दूं, मेरे इतना प्यारा बच्चा हुआ था, पर बेबसी में सिर्फ आंसू घोट के रह जाती। उसका न्याय समझ ना आता। जब कुछ पता भी ना था तो कुंवारी कन्या को माँ बना दिया। अब एक बच्चे को तरस रही हूँ और मेरी झोली खाली है। वारे विधाता, तेरे खेल निराले। सुनील पर उसके माँ बाप एक बच्चे के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। उधर पायल की उदासीनता उसे परेशान किए हुए थी। ऐसे में उसकी माँ ने एक दिन उसे कहा, क्यों ना हम इसे तलाक दे दें और दूसरी लड़की से तेरी शादी कर दे। सुनील आगोग रह गया। नहीं माँ, ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों? कह देंगे चरित्रहीन है लड़की, किसी से चक्कर चल रहा है। अब क्या इसके लिए तू बे औलाद रहेगा जिंदगी भर? माँ ने तल्खी से कहा। सुनील निरंतर हो गया। उसके अपने मन में भी पायल के लिए चल रहे संदेह जैसे गहरा उठे। पायल ने ये सब सुना तो पत्थर की बन गई। अब यही सुनना बाकी रह गया था बस। वो ना रोई ना गिड़गिड़ाई, चुपचाप जहाँ कहाँ साइन कर दिए। 1 साल की समान प्रक्रिया से उन दोनों का तलाक हो गया।
पायल बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हुई। डर डर के जीने से अच्छा है आज़ाद रहे। वैसे भी वो जिंदा लाश ही थी। जिंदगी से सारे रंग उस घटना के बाद जैसे जुदा हो गए थे। घर में भी उसके माँ बाप बूढ़े हो गए थे। उन्होंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था और वो फिर से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। कहीं जॉब कर लूँगी और माँ पापा पर बोझ ना बनूँगी, ये सोच वो मन ही मन योजनाएं बनाती रहती। पायल ने कई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था। छोटे बच्चों को ट्यूशन तो वो पढ़ाने ही लगी थी। अपने घर में ही सारा दिन पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त रहती। बच्चों की संगति उसे बहुत अच्छी लगती थी। उनकी मीठी मीठी बातें उसके दिल का दर्द हर लेती और जब वो उनके बीच होती बिल्कुल बच्चा ही बन जाती। कभी कभी खिलखिला के हंसती भी थी। वो उसे खुद आश्चर्य होता कि क्या ये वो खुद ही है। जब से वो हादसा हुआ था शायद पहली बार वो इतना खुश रहने लगी थी। कभी अकेले में उसे अपने बच्चे की याद अब भी आती ज़रूर थी, पर वो अपने चारों ओर घिरे हुए बच्चों में उसका काल्पनिक चेहरा बना लेती और अपनी सारी ममता उन बच्चों पर उड़ेल देती। बच्चों की वो बहुत चहेती बन गई थी। उनके पेरेंट्स शुरू में तो खुश होते, ये अच्छी टीचर है जो इतना वक्त देती है, पर जब बच्चे उसके पास से लौट के ही ना आना चाहते तो वो शक करते कि ये मैडम कोई जादू तो नहीं करती हमारे बच्चों पर। जादू ही तो करती थी वो सब पर, अपने प्यार का, बेपनाह मोहब्बत का और दुलार संग पढ़ाई का। उसे भी उन बच्चों की बहुत आदत हो चली थी। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन उसे वो खुशी भी मिली जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। उसका केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी के रूप में स्थायी नियुक्ति हुई थी। क्योंकि ये उसकी पहली पोस्टिंग थी, उसे हार्ड स्टेशन के रूप में जम्मू में पोस्टिंग मिली थी। कुछ क्षण को वो सियर उठी। इस बात पर खुश हूँ या भयभीत उसे समझ ना आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि भगवान जो भी करते हैं उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ है और वहाँ भेज रहे हैं तो कुछ मेरी भलाई ही होगी। महत्वपूर्ण ये है कि मैं अब आत्मनिर्भर हूँ। पूरी ज़िंदगी भी उन मासूम बच्चों के संग काट दूँगी तो कम है। उसे यहाँ के बच्चों को छोड़ने का दुख भी था, पर क्या कर सकती थी। आज उसे जम्मू जाना था। सारे बच्चे उसके लिए अलग अलग कार्ड गिफ्ट लेकर आए थे। कोई सुंदर गुलाब, बेला के फूलों का गुलदस्ता बनवा के ले आए थे। उसके आंसू उनका इतना प्यार देख रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मन ही मन सोचती, कौन कहता है इस दुनिया में प्यार की कमी है। देखो इन मासूमों को, जितना प्यार बटोर सकते हो बटोर लो, भर लो अपना दामन। बस भगवान का अपना अलग स्टाइल है प्यार देने का। जम्मू आए एक माह हो गया था पायल को। शुरू में तो नए स्कूल बच्चों और साथ के अन्य लोगों को समझने में ही व्यस्त रहती हरदम। वहीं स्टाफ क्वार्टर में रहने की भी व्यवस्था हो गई थी। बहुत अच्छा मौसम था यहाँ का। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। जब पहली बार आई थी यहाँ तब और अब में बहुत फ़र्क था। यूँ तो सभी जानते हैं कि पहली बार माँ बनने का एहसास कितना मधुर होता है, पर एक कुमारी कन्या के लिए ये अभिशाप और काले पानी की सज़ा से भी ज़्यादा दुखदायी होता है। वह पल पल मर मर के जीने को मजबूर होती है। कभी कभी पायल के मन में अजीबोगरीबों से सवाल उठ खड़े होते। क्या उसका बच्चा बच गया होगा? क्या अगर ऐसा है तो वो भी यहीं हो सकता है? अगर वो यहीं है तो क्या उससे कभी मिल सकेगी वो? प्रश्नों के झंझाहट में मन डोलने लगता है और वो बेचैनियों के भंवर में डूबती उतरती रहती। कई बार मन छोटे बच्चे से मचल जाता उसका अपने बेटे को एक झलक देखने को। शहर के हर मंदिर की चौखट पर घंटों बैठी रहती कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। किसी से पूछे भी तो क्या पूछे, आज से कोई 25-30 साल पुरानी बात हो गई थी अब। कभी कभी छोटे बच्चों में अपने बेटे की एक ख्याली तस्वीर बुनती, फिर सहसा चौंक जाती कि वो तो जवान युवक होगा, अब हो सकता है शादीशुदा हो, बाल बच्चों वाला भी हो। यहाँ जम्मू में भी वो छोटे आसपास के बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। इस बहाने उसका वक्त भी गुजर जाता और फिर बच्चों के संग होते हुए उसे अच्छा भी बहुत लगता था। यहाँ सब उसका बहुत सम्मान करते। छोटी उम्र की लड़कियाँ उससे सिलाई बुनाई भी सीख लेती। उसकी एक अच्छी आदत थी कि वो उसे जो भी कुछ आता था किसी दूसरे को सिखाने को हर पल तैयार रहती। इसी तरह उसके दिन मज़े में कट रहे थे। बस एक ही मलाल रहता मन में कि कभी वह अपने बेटे को मिल पाएगी इस जन्म में या नहीं।
पायल को छोटे बच्चों के साथ बहुत भाता था, इसलिए वो जानबूझकर पहली दूसरी कक्षा ही अपने पास रखना चाहती। कितनी ही बार उसका प्रमोशन आया, पर वो ना तो बच्चों को और ना ही जम्बू को छोड़ना चाहती थी। उसका लंबा अनुभव, बच्चों के संग इतना अच्छा व्यवहार देख कोई भी इस बात पर ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता था। कई बार उसे बेस्ट टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया था। उसके लिए तो इन प्यारे बच्चों के साथ से बढ़कर कोई अवार्ड नहीं था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। बच्चे अब स्कूल आ चुके थे, तो रेनी डे भी कैसे घोषित होता। अब तो उन्हें जैसे तैसे संभालना ही था। क्लास में पायल सेकंड स्टैंडर्ड की क्लास टीचर थी और वहीं उसकी क्लास चल रही थी। उसकी क्लास के लगभग सारे बच्चे उसे टीचर कम अपनी मम्मी या दादी जैसा ही समझते। कई बार वो उसे भूल से अम्मा ही बुलाते। फिर वो भी तो उन्हें रोज़ अच्छी कहानियाँ सुनाती, पोएम सिखाती। कोर्स का तो वो सब यूं ही जल्दी ख़त्म कर लेते, जिससे इन सब के लिए खूब वक्त मिले। आज भी बारिश के माहौल में सब कविता पाठ कर रहे थे। पहली पंक्ति को वो बोलती, फिर सब बच्चे रिपीट करते, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। बच्चों को ये पोएम गाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। अभी तक जो बच्चे रोने लगे थे, घर जाने की जिद कर रहे थे, वो भी झूम झूम के कविता दोहराते और खुश होते। उसके पास एक छोटे बच्चे अपने सभी छोटे बड़े कामों के लिए बेखौफ चले आते। मैम, मेरा जूता का फीता नहीं खुल रहा है। मैम, मेरी किताब का कवर नहीं चढ़ाया जा रहा है। आदि बातों में बच्चे उसे लगाए रहते। उस क्लास में एक बच्चा था, सूरज, जो सबसे खास और प्यारा लगता था। उसे पता नहीं क्या कशिश थी उस नन्ही जान में। उसे गोद में उठाते ही उसे कुछ होने लगता था। ऐसा महसूस होता जैसे उसकी छाती में कोई तरल पदार्थ सा तैर जाता है। इस उम्र में भी वो भी तो उस पर ऐसे अधिकार जमाता जैसे कोई घर का ही बच्चा हो। वो उसे जितना खुद से दूर रखना चाहती, मन उतनी उसके पास भटकता। उसे लगता शायद कोई पिछले जन्म का नाता होगा इस बच्चे से मेरा। फिर भी अगली PTM परसों को ही थी। उसने सब बच्चों की डायरी में लिख दिया कि इस बार सब अपनी मम्मी पापा दोनों के साथ आएंगे। उसे मन में कोई जिज्ञासा सी थी सूरज के पेरेंट्स से मिलने की। आज वो बहुत व्यस्त थी, सारे पेरेंट्स से घिरी बैठी थी। वो सब अपने बच्चों की बातें जान रहे थे और पायल से तरह तरह के टिप्स भी ले रहे थे। एक बच्चे की माँ बोली, आप इन्हें कैसे समझाती हो कि एकदम मान जाते हैं? जब से आपने फास्ट फूड खाने को मना किया है, अब ये घर का खाना खाने लगे हैं। दूसरी कहने लगी, टीचर जी, हमारा बच्चा घर में मोबाइल नहीं छोड़ता, क्या करें? पता नहीं ये बच्चे सुनते ही नहीं। दोनों माता पिता बहुत दुखी थे। पायल बोली, अगर इस छोटी उम्र में ये आपकी नहीं सुन रहे तो फिर किस उम्र में ये आपकी सुनेंगे? सोच के बताइए। अरे बच्चे तो गीली मिट्टी समान होते हैं, जिस आकार में चाहे ढाल लें। हाँ, फिर अगर मोबाइल छुड़ाना है उनका तो अपना मोबाइल पहले छोड़िए। इन बच्चों को कुछ भी सिखाना नहीं होता, ये आपका अनुकरण भर करते हैं। सूरज की मम्मी अकेली ही आई पाई थी। उन्होंने बताया कि उनके पति डॉक्टर रूप बहुत व्यस्त थे और माफ़ी मांग रहे थे ना आ पाने की। जल्दी वो आपसे मिलेंगे। हमारा बच्चा सारे दिन सिर्फ आपकी बातें करता है, जिससे इसके पापा की उत्सुकता बहुत बढ़ गई है आपसे मिलने की। पायल यूं ही मुस्कुराती रही और सबसे जवाब देती रही। पायल की जो अपने अच्छे स्वभाव से न केवल स्कूल में लोकप्रिय थी, बल्कि सारे शहर में जहाँ निकल जाती सब टीचर दीदी कह उनका बड़ा सम्मान करते। आज 2 दिन से वो बुखार से पीड़ित थी, शायद वायरल था। बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी, इसलिए स्कूल से लीव पर थी। ऐसे नाजुक समय में आदमी को परिवार की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। कहने को सब अपने ही थे, पर आजकल बिना बताए आसानी से किसे पता चलता है कि पड़ोस में क्या चल रहा है। उसे भी लगा था मामूली बुखार है, 1 आध दिन में ठीक हो जाऊंगी। क्यों किसी को परेशान करूं? बीमारी की हालत में उल्टे सीधे विचार मन को परेशान करते हैं। वही हाल पायल को हो रहा था। क्या वाकई में मेरी युवावस्था में की हुई भूल एक गलती मात्र थी, या फिर वो कोई गुनाह था जिसकी माफ़ी मुझे इस जन्म में नहीं मिलेगी? आज वो खुद ही वकील और जज बनी हुई थी। एक और वो सोचती, इस उम्र में अक्सर ऐसी गलती हो जाती है, पर उसकी इतनी बड़ी सज़ा, क्या ये न्यायोचित है? गलती, इसे गलती कहते हो? किसी मासूम को जब पालना ना हो तो पैदा कर किसके हवाले छोड़ा था? दूसरी तरफ आवाज़ आती, मैं मजबूर थी, खुद निर्णय नहीं कर सकती थी, मेरे घर वालों के निर्णय ही मान था। तब
घर वालों को ना घसीटो बीच में, अपने कर्मों का फल हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। अभी ये अदालत न जाने कितनी देर चलती। वो तो तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने कमज़ोर स्वर में कहा, उसके सामने अंदर आ जाओ। एक लंबा गौरवड़ बहुत खूबसूरत व्यक्ति खड़ा था। वो मुग्ध सी उसे देखने लगी। अभी कुछ समय पाती कि वो कौन है। इतने में सूरज दौड़ते हुए आकर उससे लिपट गया। ओ, तो आप सूरज के पापा डॉक्टर रूप हैं। वो समान हुई। वो उठना चाह रही थी पर उसने उन्हें लेटे रहने को कहा। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। सूरज आपसे बहुत अटैच है। 2 दिन से आप स्कूल ना आई तो ये मुझे आज यहाँ ले आया। उसने प्यार से सूरज को निहारा। वो खुद भी सभी बच्चों को बहुत मिस कर रही थी। आप क्या मेडिसिन ले रही हैं? लाइए मैं आपको चेक कर लेता हूँ, कहकर वो उनके पास आया। अरे आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। वो बोला, लाइए अपना हाथ दीजिए, मैं आपकी नब्ज देखता हूँ। पायल ने जैसे ही उसके हाथ में अपना हाथ देना चाहा, उन्हें बहुत तगड़ा झटका सा लगा। क्या? सीधे हाथ में 6 उंगली, बिल्कुल उसी तरह जैसे। क्या हुआ टीचर जी, आप क्या देखने लगी? ओह, शायद मेरी उंगली। वो हंसा। लोग बताते हैं जन्म से ही है ये ऐसी। बेटा तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? वो हकलाती हुई बोली। बड़ा अभागा हूँ जी मैं। जिसने पैदा किया वो कोई रहीजादी थी, मंदिर की सीढ़ी पर छोड़ भाग गई। नाजायज़ औलाद होगा मैं उनकी। अरे पालने की हिम्मत ना थी तो तभी मार क्यों नहीं दिया? पायल ने देखा ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर घृणा, गुस्सा और रोष जैसे लिख गया हो। वो बोलता रहा, वो तो भला हो एक दंपति का जिन्होंने मुझे वहाँ से उठाकर पाला पोसा, इंसान बनाया, लेकिन वक्त का सितम देखिए, वो भी एक दुर्घटना का शिकार बन गए। अब तो बस हम 3 ही बचे हैं परिवार में। पायल की आवाज़ उसके हलक में घुट गई। वो कुछ भी बोलने सुनने समझने लायक नहीं थी। कितना इंतज़ार किया था उसने इस पल का, और आज वो समय आ ही गया। लेकिन इस तरह जीवन में कई बार मनुष्य बहुत मजबूर हो जाता है। सारी कोशिश करने के बाद मनचाही वस्तु उसे मिलती भी है तो कहीं ना कहीं एक भारी कीमत चुकाने के बाद, और वो चीज़ हाथ में आने तक उसके साथ न जाने कितनी नई मुसीबतें, रुकावटें जुड़ जाती है। ऐसे ही ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहती। पायल को भी यूँ तो उसका बरसों से खोया हुआ बेटा मिल गया था, पर कितनी मजबूर थी वो, चाह के भी उसे ये नहीं बता पा रही थी कि वो ही उसकी अभागी माँ है जिसे वो इतनी घृणा करता है। इस बात का पायल के दिलो दिमाग पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वो जैसे हंसना भूल गई। सांस लेती थी पर जीना कहीं गुम हो चुका था। कोई इतना करीबी भी ना था जो उसके इन बदलाव को नोटिस करता, पर दिनों दिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। वो बुखार ही पीछा नहीं छोड़ रहा था, कभी उतर जाता कभी चढ़ जाता। वो भी जीवन से निराश हो चली थी। अभी तक एक आस थी मन में बेटे से कभी मिलने की, पर वो मिलेगा वो भी इस तरह उसने कभी सोचा ना था। एक आध बार उसके बेटे डॉक्टर रूप का फ़ोन आया भी था उससे हाल चाल जानने के लिए कि अब उसकी तबीयत कैसी है। वो टाल जाती ये कहकर कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसे लगता क्या बताऊँ उसे, वो मेरा कौन लगता है और मैं क्या समझाऊंगी और वो क्या समझ पाएगा। कई बार हम सारी ज़िंदगी लड़ते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और जब मंजिल हमारे सामने होती है हिम्मत हार जाते हैं और हथियार डाल देते हैं। वही हाल पायल का था इस वक्त। अब फिर काफ़ी दिनों से पायल स्कूल से छुट्टी पर थी, तबीयत खराब होने की वजह से। फिर एक दिन दोबारा डॉक्टर रूप ने ही उसे उसी नर्सिंग रूम में दाखिल कराया जहां वो काम करता था। दरअसल पायल अचेतावस्था में मिली थी उसे। जब वो उसने मिलने उसके घर पहुंचा, उसे भी कोई अजनबी डॉट पायल की तरह लगातार खींच रहा था। अपने सीनियर डॉक्टर से उसने पायल की गिरती तबीयत के बारे में डिस्कस किया कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि वो दिनों दिन कमज़ोर हो रही हैं। कोई दवाई वर्कहीन कर रही हो जैसे उन्होंने बताया। ऐसा लगता है इनको कोई बड़ा सदमा लगा है, इन पर जीने की कोई वजह ही ना बची हो। कुछ आस्फूट सा बड़बड़ाती भी है। रूप ने उन्हें कुछ समय ऑब्जर्व किया। डॉक्टर ठीक ही कह रहे थे, वो बड़बड़ाती, मेरा बच्चा माफ़ी मेरा राजा, और अचेत हो जाती। डॉक्टर रूप ने मन ही मन कुछ निश्चय किया और उनके घर गया। उसी के पास घर की चाबी थी। उस दिन से उसने वहाँ उनका सामान टटोला, शायद कोई सुराग हाथ लगे उनकी परेशानी का। आखिर खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। रूप के हाथों उनकी डायरी लग गई जिसमें वो अपना
पूरा दिल खोल देती थी। अकेलेपन का यही तो साथी था उनका। उनकी पूरी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह खुलती जा रही थी। रूप के आगे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्यान आ रहा था वो दिन जब वो उसकी उंगलियों को एकटक देख रही थी। तो क्या ये मेरी माँ है? ओह, कितना भला बुरा कह दिया था मैंने उस दिन उन्हें। वो पछताने लगा। हर ऐसी औरत जो अनब्याही माँ बन जाती है, उसकी मजबूरियाँ समझनी चाहिए। ये एक गलती है जिसके लिए और बहुत से कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति को सहानुभूति की ज़रूरत होती है, न कि घृणा और उपेक्षा की। रूप जल्द ही मन कुछ निर्णय लेता हुआ नर्सिंग होम पहुंचा। उसने पायल का हाथ अपने हाथों में लेकर उसके कानों में हल्के से फुसफुसाया, माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा राजा बेटा। पायल के शरीर में कुछ हरकत हुई। बार बार ये सुनकर धीरे धीरे उसकी बेहोशी टूटी और रूप को अपने सामने देख, उसे इस तरह से प्यार से माँ पुकारते देख, उसके निर्जीव प्राय शरीर में मानो किसी ने प्राण फूंक दिए। बहुत जल्द अब वो स्वस्थ होने लगी। सब आश्चर्यचकित थे कि ये क्या जादू हुआ है उस पर। और वो एक तरफ रूप उसकी बहू और दूसरी तरफ सूरज उसका प्यारा पोता को देख देख निहाल उठती। उसे जैसे सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई थी। अब सच ही कहा है किसी ने, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।